हेलो फ्रेंड्स, हमारी जनरल साइंस में फिजिक्स का जो हम चैप्टर्स कर रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ 100 वोट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स, वोट विल बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इफ द कंजम्पशन कॉस्ट इज ₹5 पर यूनिट। तो इसका आंसर होगा ₹5, ठीक है, क्योंकि एक ही यूनिट आएगी। 100 वोट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, 10 आवर्स के लिए यूज़ होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 यूनिट आएगा। और 1 यूनिट की जो हमारी कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है ₹5। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो 100 वोट का इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 10 आवर्स के लिए यूज़ होगा, तो हम 10 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट जितने वोट का होता है और बल्ब हमारा और जितने टाइम के लिए हमने यूज़ करा है दोनों को आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोट आवर्स आ जाता है। और 1 किलोवाट आवर होता है हमारा 1 यूनिट का। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹5। सीधा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ अ बल्ब ऑफ 100 वाट बर्न्स फॉर 10 आवर, द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी 1 यूनिट। हमने अभी ऊपर पढ़ा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। 5 बल्ब ऑफ ईच 100 वोट कैपेसिटी इन आर टनल आर illuminated continuously for 20 आवर्स, द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी। देखिए 100 वोट है, 5 है, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 500 वोट, ठीक है। 500 वोट को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 10,000। तो अगर हम उसे किलो यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारी 10 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला दिया हुआ, वाट इंटू आवर्स हो गए 100 इंटू 2 एंड डिवाइड बाय करेंगे हम 100 से तो 2 यूनिट आएगा। एंड थस कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 5 बल्ब का आएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 यूनिट्स, ठीक है। आंसर आ गया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ना इन्होंने यहाँ पे एक बल्ब का निकाला था तो टोटल 5 बल्ब थे, तो 5 से मल्टीप्लाई करा 10 यूनिट्स आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज, आंसर इज ए, 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलो वोट जो होता है वो होता है हमारा 100 जूल पर सेकेंड। तो 100 जूल पर सेकेंड को अगर हम 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल आएगा, जिसे कि हम 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वोट इज यूज फॉर 4 आवर्स, ठीक है। 4 आवर्स के लिए यूज़ हो रहा है। 100 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से तो हमारा ये 400 आ जाएगी। एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज, तो हमारी जो यूनिट आएगी वो 0.4 आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट, तो हम वोट से मेजर करते हैं, ठीक है। ओनली 1 वोल्टेज एम्पियर ओम का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। जो हम घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो हम वोट के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड इफ़ यू यूज़ अ 60 वोट इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। इसमें कुछ नहीं है, 60 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 1000। ये देखिए सेम फॉर्मूला, 60 इंटू 30 इंटू 5 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 9 यूनिट। तो कितना आएगा हमारा 9 यूनिट आंसर आ जाएगा। सीधा फॉर्मूले में पुट करना है, नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू वोट इंटू आवर डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारी यूनिट की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोट जनरेटर, ठीक है। द करंट इज 0.5 एम्पियर, द पावर ऑफ द बल्ब इज, तो पावर की जो बल्ब होगा वो 110 वोट होगा। तो इसका जो फॉर्मूला वो हम क्या यूज़ करते हैं, हमें गिवन है वोल्ट गिवन है हमारा 220 और जो हमें ये दिया हुआ है क्या करंट दिया हुआ है, करंट हमारा 0.5 एम्पियर। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोट अपॉन टाइम, एंड डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है VIT अपॉन टी, ठीक है। तो VI इज इक्वल टू 220 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 110 वोट, ठीक है। जो पावर होगी वो हमारी 11010 वोट आ जाएगी। 220 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.5 से। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग 2 पैरेलल रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स लगे हुए हैं उसमें
403 किलो ओम के जो रजिस्टर्स हैं वो लगे हुए हैं। इफ वन ऑफ द रजिस्टर इज 2 किलो ओम देन द आउटर रजिस्टर विल बी, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अगर एक रजिस्टर हमारा 1.4 अगर 2 है तो जो दूसरा रजिस्टर है वो हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा इसका 4.7 किलो ओम। अब ये कैसे आया, इसका एक फॉर्मूला देख लेते। देखिए अगर पैरेलल में है तो हम रजिस्टर निकालते हैं 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2। जितने भी रजिस्टर्स लगे होंगे वो 1/r में हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये हमारा ये हो गया रजिस्टर, और जो इसमें जो हमारा और जो रजिस्टर लगा हुआ है जिसमें कि पैरेलल में है उसका आंसर वो है हमारा कितना 1.2, यानी कि 2 है तो अपॉन r2 प्लस r12 जो हमें दूसरा उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो 1/r1 इजिकल टू इतना, ये हम फॉर्मूले पुट करेंगे। जैसे ही हम इसे अपना सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 4.7 किलो ओम। कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला यूज करना है 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस r2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऑफ द 2 बल्ब इन अ हाउस, वन ग्लोज ब्राइटर देन अदर इन दिस कॉन्टेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, एक ब्राइट करता है, एक का मतलब एक में करंट ज्यादा जा रहा है, एक में करंट कम आ रहा है, ठीक है। दी ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, क्यों नहीं करती। बोथ दी बल्ब्स हैव सेम दी, अगर सेम रेजिस्टेंस होता तो फिर एक ज्यादा तेज क्यों जलता, एक थोड़ा कम क्यों जलता। दी ब्राइटर बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस, अगर उसके पास लार्जर रेजिस्टेंस होगा तो उसमें पावर कम जाएगी तो वो कम जलेगा। द डिम बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस, हाँ ये सही है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जिसकी वजह से बल्ब जो है कम जलेगा और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जाएगी वो कम जाएगी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, पावर इजिकल टू वोल्टेज इंटू करंट, और हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है वो होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला बोलता है P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन R, वेयर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, ऑफ द 2 बल्ब इन अ हाउस 1 किलो ब्राइटर देन द अदर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लार्जर रेजिस्टेंस। भाई सेम क्वेश्चन है, द डिम बल्ब जो होगा उसमें लार्जर रेजिस्टेंस कम होगा। अभी ऊपर पढ़ा था हमने, हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब्स बी कनेक्टेड टूगेदर टू गेट मैक्सिमम लाइट। तो मैक्सिमम लाइट कनेक्ट करने के लिए हमें उन्हें कैसे करना चाहिए। देखिए 2 तरह की सीरीज होती है, एक होती है पैरेलल सीरीज, एक होती है कनेक्टेड, एक होती है सिंपल सीरीज, ठीक है। अगर वो पैरेलल में कनेक्ट है तो उनमें पावर ज़्यादा होगी, और अगर वो सीरीज में कनेक्ट है तो उसमें पावर कम हो जाती है। तो इस केस में जो है, इन दिस केस सेकंड इज मोर, ठीक है, मैक्सिमम लाइट सेकंड वाले में ज़्यादा होगी। ये इसका नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, ये देखिए जो सीरीज का है उसे हम डायरेक्ट करते हैं, मतलब जो रेजिस्टेंस होगा हमारा उसे कैलकुलेट करते हैं हम, R प्लस R इक्वल टू 2R, तो यहाँ पर आ गया 2R। बट अगर सेम हम पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, जिसकी वजह से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो R/2 हो जाता है, और जबकि सीरीज में सेम रेजिस्टेंस हमारा 2R हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस है जिसकी वजह से जो हमारी सेकंड पैरेलल वाली है उसमें करंट ज़्यादा मिलता है, रेजिस्टेंस कम होता है, और जो सीरीज वाली है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, करंट कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अ डायनेमो विच इज सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट एज, जो डायनेमो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए, जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, वो असलियत में कन्वर्टर होता है एनर्जी का, इट कन्वर्टर ऑफ द एनर्जी। सॉल्यूशन में पढ़ लेते हैं एक बार जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अ डायनेमो विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट थ्रू अ कम्यूटेटर। इट इज बेसिकली अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल रोटेशन इनटू इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू फ्रेडेज लॉ, ठीक है। फ्रेडेज लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो है ये मैकेनिकल रोटेशंस को इलेक्ट्रिक करंट में ट्रांसफर कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। डायनेमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। चलिए कहाँ गया, हाँ, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी हमने पढ़ा था सेम क्वेश्चन 2016, 1994, 93, 92 में पूछा गया बहुत बार। डायनेमो इज अ मशीन विच इज यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी अभी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है हमारा, टर्बाइंस एंड डायनोम्स आर यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी होती है इनमें जो मोटर्स होती है, रोटर्स होती है, वो घूमती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारी
जनरेट होती है, से जनरेटर्स चलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज नो हीट लॉस। व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज नो हीट लॉस। जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी मोशन में कन्वर्ट होगी वहां पर कोई भी हीट लॉस नहीं होता है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक मोटर। देखो जो मोटर होती है हम उसमें करंट प्रोवाइड करते हैं ना, जब वो करंट प्रोवाइड होता है तो वो घूमती है और एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जबकि हमारा डायनामो जो होता है उसके अंदर हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर और इंडक्टर का भी यहाँ पर कोई वर्क नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? इन इलेक्ट्रिकल मोटर, अभी हमने पढ़ा था सेम कॉन्सेप्ट होगा, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोटर का यही वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पीछे वर्क करता है वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। अमंग ऑल ऑफ द अबव both dynamo and electric motors such as device that work on principle of electromagnetic induction. Dynamo converts mechanical energy into electrical energy and electric motor converts electrical energy into mechanical energy. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर भी करती है और डायनामो भी करता है। तो डायनामो और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसे क्या बोलते हैं? बैटरीज। बैटरीज में हमारे लिथियम आयन बैटरीज होती हैं जो कि हमारी केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जिस केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज टेंड टू बर्न आउट बिकॉज। जब इलेक्ट्रिकल मोटर में कम वोल्टेज जाते हैं तो बर्न क्यों हो जाती हैं, क्यों जल जाती हैं? तो इसका जो आंसर है वो है दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। जो वोल्टेज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो जो है ज्यादा करंट ड्रॉ कर लेती है जिसकी वजह से जो है वो बर्न हो जाती है। एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेजेस टेंड टू बर्न आउट बिकॉज दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। वो ज्यादा करंट निकालते हैं जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? वोल्टेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेडे कांस्टेंट। तो फ्रेडे कांस्टेंट क्या होता है वो एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं। फ्रेडे कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि इसमें नन ऑफ दी मोर देन अबव दिया हुआ है तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द फ्रेडे कांस्टेंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एक मोल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे उस पर कितना मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो प्रेजेंट है वो हम फ्रेडे लॉ से निकालते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एफ से वो डिनोट कर दिया जाता है और इसका नेम है वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट है माइकल फेराडे जिसके ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है एंड इट हैज करंटली एक्सेप्टेड वैल्यू, ठीक है। जो इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू है वो है F इजिकल टू 96485.332123 कोलम पर मोल। हम C से रिप्रेजेंट करते हैं क्या उसे किसे? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं? डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग द इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज सॉल्वेंट, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इसमें देखिए डी तो बिल्कुल सही है कि इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इसका जो आंसर होगा अभी हमने सॉल्यूशन में पढ़ा है वो क्या है? इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग a motor car. The voltage is usually 12 volt. The electrolyte used in hydraulic acid. The electrodes are lead and copper. And the capacity is expressed in ampere hour. ठीक है, तो एक कार की जो बैटरी है उसके बारे में बताया गया है, पर जो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारे सिर्फ दो ही है। एक हमारा ऑप्शन नंबर 1 और एक हमारा ऑप्शन नंबर 4। वोल्टेज जो होते हैं वो यूजुअली 12 वोल्ट के होते हैं और जो कैपेसिटी जो होती है वो एम्पियर पर आवर में होती है। इलेक्ट्रोड्स आर जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोड लीड एंड कॉपर के ही हो। इलेक्ट्रोड यूज ये भी कोई जरूरी नहीं है जो इलेक्ट्रोड है उसमें वो हाइड्रोलिक एसिड ही यूज करे, ठीक है।
इसका एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है? एक्सप्लेनेशन में अ मोटर कार बैटरी यूजुअली हैज 6 2-volt cell connected in series, ठीक है, which gives it a steady voltage of about 12 volt. The capacity of battery is expressed in ampere hour. An ampere hour is the total amount of electrical charge transferred when a current of 1 ampere flows for 1 hour. Therefore, the total usable charge stored in a battery can be stated in terms of ampere hour. The electrolyte used is 35% solution by weight of sulfuric acid with 65% of water. The electrode used in motor car batteries are lead and lead dioxide, ठीक है, लीड के साथ साथ लीड डाइऑक्साइड यूज होता है, कॉपर यूज नहीं होता। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज ना होकर उसमें इलेक्ट्रोलाइट टाइप 35% सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, 65% हमारा वाटर यूज होता है। दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 25, निकल कैडमियम CID बैटरी इज यूज्ड इन कोडलेस और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर इसमें यूज होते हैं, ठीक है। जो हमारी वो होती है ना, क्या बोलते हैं, हमारी ट्रिमर्स जो होते हैं उसमें भी यूज होते हैं, कैलकुलेटर्स में तो यूज होते ही होते हैं, ठीक है। ये कैसी बैटरी होती है पढ़ लेते हैं। अ निकल कैडमियम बैटरी इज अ टाइप ऑफ, ये एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसमें कि निकल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कैडमियम एज इलेक्ट्रोड्स जो यूज होते हैं, जबकि पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड एज एल्केलाइन यूज होते हैं इसमें, ठीक है। इट इज यूज इन कैलकुलेटर, कोडलेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, पोर्टेबल पावर टूल्स हो गए, फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स यानी कैमरेज में जो बैटरी लगती है वो, फ्लैश लाइट में जो बैटरीज लगती है उसमें भी हम इन्हें यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड एज फिलामेंट इन लाइट बल्ब। तो लाइट बल्ब में जो हम यूज करते हैं वो टंगस्टन यूज करते हैं। 27, फिलामेंट में अगेन टंगस्टन यूज करते हैं, जो फिलामेंट बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है वो टंगस्टन का होता है। अगेन सेम क्वेश्चन, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। फिर से ये आ गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहेगा हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज अ रेडर शॉर्ट लाइफ बिकॉज फिलामेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, फिलामेंट उसका यूनिफॉर्म नहीं होगा, सही बात है। बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड कंप्लीटली, ये भी ठीक है। वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेटल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो फिलामेंट के वाटर वो हाई टेम्परेचर सपोर्ट करते हैं, तो इसमें 1 2 3 तीनों सही रहेंगे, ठीक है, पढ़ लेते हैं। एंड ऑर्डिनरी बल्ब हैज रेडर शॉर्ट लाइफ बिकॉज फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड कंप्लीटली, वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेटल एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे सपोर्ट करते हैं जो वायर्स होते हैं फिलामेंट, जिसकी वजह से कि वो जल्दी उसकी लाइफ जो है बहुत शॉर्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली, जो फिलामेंट का जो टेम्परेचर होता है जो टंगस्टन का बना हुआ होता है उसका टेम्परेचर वो 2000 डिग्री से 2500 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं सिर्फ वो 5 to 10% ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर पाते हैं, बाकी सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है या फिर हीट के फॉर्म में बाहर आती है। क्वेश्चन नंबर 31, लाइटिंग कैन बी इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो हमारी लाइट्स होती है ना, जो हमारे थंडर स्टॉर्म होते हैं, जो आसमान में क्लाउड्स में जो हमारी बिजली चमकती है उसकी में बहुत तकड़ी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो लाइटिंग जो है वो हमारी ट्री को भी बर्न कर देती है। लाइटिंग इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। Lighting is an electrical discharge caused by imbalance between storms, clouds and the ground or within the clouds themselves, ठीक है। ग्राउंड से कभी कभी कहते हैं कि वो बिजली गिर गई कहीं पे या गिर गई तो वो वही बिजली होती है, कभी कभी ये क्लाउड्स में ही रह करके रह जाती है या ग्राउंड को टच नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, असर्शन और रीजन दिए हुए हैं। असर्शन क्या है, लाइटिंग कंडक्टर्स प्रिवेंट बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेज इन द इवेंट ऑफ लाइटिंग स्ट्राइक, ठीक है, हाँ। द इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टेड टू द ग्राउंड थ्रू द वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है इसके। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है, एक लाइटिंग कंडक्टर लगा देते हैं,
ठीक है। ऊपर एक लोहे की रोड रहती है कंडक्टर टाइप की, जो सीधी हमारी ग्राउंड से कनेक्ट रहती है। तो जैसे ही कोई ठंडा स्ट्रॉम आता है या लाइट्स आती हैं या उस एरिया में जब भी कोई लाइटिंग होती है तो वो लाइटिंग उस पोल पे टच होती है और सीधी ग्राउंड में चली जाती है, जो कि बिल्डिंग को कनेक्ट नहीं होता है और जो जिसकी वजह से हमारी जो बिल्डिंग है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है। आप यूट्यूब पर जाना, कभी बुर्ज खलीफा देखना, बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर भी लगा हुआ है हमारा एक लाइटिंग कंडक्टर। जब ठंडा स्ट्रॉम आते हैं ना उस टाइम पे देखना, उसकी वीडियोस है यूट्यूब पे, तो वो वहां से आप देख सकते हैं कैसे लाइटिंग उस पर जो लाइटिंग कंडक्टर है वो उसे कैच करते हैं और उसे सीधा ग्राउंड में उतार देते हैं, जिससे कि बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, इन अ 3 पिन इलेक्ट्रिक प्लग लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू। एक 3 पिन का जो इलेक्ट्रिक होता है प्लग होता है तो उसमें लॉन्गेस्ट पिन जो है वो किससे कनेक्ट होनी चाहिए, हमारी ग्राउंड टर्मिनल से होती है। आपने देखा 3 में जो सेंटर वाला होता है वो हमेशा ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए 34 क्या कहता है, इन इलेक्ट्रिक एपरेटस अर्थ इज यूज्ड फॉर सेफ्टी, ठीक है। जो अर्थ जो यूज करते हैं वो हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज बॉडी इफ दे आर हैविंग सेम पोटेंशियल। अगर सब दोनों का सेम पोटेंशियल होगा दोनों बॉडीज का, तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रॉपरली चार्ज बॉडीज में कैसे ट्रांसफर होगा, नहीं चल सकता, नहीं फ्लो हो सकता वहां से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, a fuse is used in main electric supply as a safety device. Which one of the following statement about the fuse can be? इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे ही हल्का सा भी गर्म होता है ये फ्यूज टूट जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जो पास होना होता है उसका फ्लो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 है, द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज का प्रिंसिपल क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, अ फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है और अगर वो रेजिस्टेंस में ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है जिससे रोक नहीं पाता तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत कम होता है और जो थोड़ा बहुत हीट होने के बाद ये मेल्टिंग पॉइंट से ब्रेक हो जाता है और हमारे अप्लायंसेस को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। क्वेश्चन नंबर 39, फ्यूज वायर इज यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस नहीं होता, सॉरी हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो ए एंड सी दोनों आंसर ठीक है। द फिलामेंट ऑफ अ हैलोजन लैंप इज एन एलॉय ऑफ टंगस्टन एंड सोडियम। जो हैलोजन लैंप्स होते हैं ना, देखो टंगस्टन तो यूज होगा ही होगा, साथ में जो हमारा दूसरा जो यूज होता है वो हमारा होता है सोडियम, ठीक है। ये देखिए फिलामेंट ऑफ अ हैलोजन लैंप इज एन एलॉय, जो कि एलॉय है टंगस्टन एंड सोडियम का। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन फिलामेंट इट प्रोड्यूस येलो लाइट, जिसकी वजह से सोडियम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फिलामेंट जो होता है वो येलो लाइट प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर राइजेज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसी वायर तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, क्यों, कोलिजन ऑफ मेटल एटम्स विद ईच अदर रिलीज हीट, जो उसके अंदर जो कोलिजन होता है जो मेटल्स होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं जिसकी वजह से कि वो जो है हाई हो जाता है। बट इसमें जो है आज हमारा जो ये है असर्शन है ये गलत है और जो रीजन है वो हमारा सही स्टेटमेंट है। ये देखिए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टिंग वायर से तो उसमें जो हमारे जो मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली कोलाइड होते हैं एटम्स के अंदर ही, जिसकी प्रोसेस से एक एनर्जी रिलीज होती है एंड दी एटम्स ऑफ कंडक्टर एंड देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ जिसके टेम्परेचर जो वो इंक्रीज होता है, जिसकी तो ए हमारा गलत है बट आर जो है वो हमारा ट्रू है। दी टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर राइज विद इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसकी वजह से ही, जबकि इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होता है कंडक्टिंग वायर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली चलते हैं कोलाइड करते हैं और जो एटम्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, जिस प्रोसेस में हाई एनर्जी ट्रांसफर होती है और जो टेम्परेचर कंडक्टर का वो इंक्रीज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली जो डोमेस्टिक की जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है वो हमारा पैरेलल कनेक्शन में होती है, जिसकी वजह से कि उसमें रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम हो।
क्वेश्चन नंबर 43, अ वायर विद ब्लैक इंसुलेटिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई इज न्यूट्रल वायर। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो भी हमारा ब्लैक जो इंसुलेशन होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो वायर होता है ब्लैक वाला, वो हमारा न्यूट्रल वायर होता है। ठीक है, जो रेड वायर है वो लाइव वायर होता है और जो ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल वायर होता है। तो इस वजह से कलर कोड दे के रखते हैं। जो अर्थ वायर है वो जनरली ग्रीन वायर होता है हमारा। ठीक है, प्लास्टिक इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ड्राई। जो ह्यूमन बॉडी है उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, 10⁴ ओम। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज जनरली इन द रेंज ऑफ 10⁴ ओम्स एंड इट मे बी एज हाई एज 10⁵ ओम्स तक जा सकता है। जबकि हमारा वेट और ब्रोकन स्किन जो होती है जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 1000 ओम्स और उससे भी कम आ जाता है, मतलब 10⁻³ उससे भी कम। अगर हम गीले हैं या फिर जो हमारी बॉडी की जो स्किन है वो फट रही है और जो हमारा फ्लूइड है बॉडी का वो कनेक्टिव में आ जाता है, तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। या CFL की फुल फॉर्म पूछी है 45 में, 2015 का था। क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। फ्लोरेसेंट एक गैस होती है जो उसके अंदर फिल हो रही थी, इसलिए फ्लोरेसेंट लैंप बोलते हैं हम इसे, जो कि 75% लेस एनर्जी यूज करती है ट्रेडिशनल बल्ब से। लाइटिंग एमिटिंग डायोड जो कि LED होते हैं, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर LED लाइट हमारी बेस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 47, असर्शन दिया हुआ है, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप्स ऑफर लॉन्गर सर्विस लाइफ एज कंपेयर टू CFL। ठीक है, सही बात है। तो लाइट एमिटिंग डायोड लैंप्स आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है भाई, दोनों के दोनों क्वेश्चंस तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, LED की जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है CFL से और ये एनर्जी भी कम लेती हैं एज कंपेयर टू CFL, ये तो हम सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ CFL एंड अ LED। CFL और LED बल्ब में डिफरेंस पूछा है। द प्रोड्यूस लाइट अ CFL यूज मरकरी वेपर एंड फॉस्फोर वाई LED लैंप यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल। पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, जो CFL है वो हमारी मरकरी वेपर और फॉस्फोर यूज करते हैं, जबकि LED जो हमारा सेमीकंडक्टर का मटेरियल है उसे यूज करते हैं। द एवरेज स्पेन लाइफ ऑफ CFL नहीं बल्कि रिवर्स है, CFL की जो एवरेज लाइफ है वो कम होती है LED लैंप से, तो इसलिए ये हमारा 2 क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है इन्होंने, अ CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू एन LED लैंप। एक जो CFL है वो लेस एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है भाई, LED ज़्यादा एफिशिएंसी होती है CFL के। क्वेश्चन नंबर 49, विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग हाउ डू सोडियम लैंप्स डिफर फ्रॉम LED लैंप्स। तो LED लैंप से जो है हमारे सोडियम लैंप्स जो है वो कैसे डिफर करते हैं। सोडियम लैंप प्रोड्यूस लाइट एट 360 डिग्री बट इट इज नॉट। हाँ ठीक है, जो LED लैंप्स है वो हमारे 360 डिग्री में लाइट्स नहीं देते हैं, बट जो सोडियम लैंप है वो हमारे 360 डिग्री लाइट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। आ स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप से नहीं भाई, सबसे ज़्यादा तो LED की होती है ना, जो हमारी वो होती है लॉन्गर लाइफ जो होती है, सोडियम की थोड़ी होती है, तो इसलिए हमारा सेकंड गलत है। जहाँ जहाँ सेकंड है उसे कट कर दो। ठीक है, और हमें पता है कि 1 हमारा सही है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। थर्ड पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बट हाँ फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक वाइट LED लैंप्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज इन स्ट्रीट लाइटिंग। हाँ बिल्कुल सही है, जो सोडियम बल्ब होते हैं उनकी लाइट ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक होती है, जबकि लैंप्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट LED लैंप जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज देते हैं स्ट्रीट लाइट में। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहेगा हमारा, व्हाट गैसेज आर फिल्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो ट्यूब होती है उसमें कौन सी गैस होती है, मरकरी या नियोन। मरकरी नियोन यूज करते हैं हम CFL में। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप्स आर फिल्ड विद लो प्रेशर गैसेज, स्पेशली जो लो प्रेशर गैसेज होती हैं वो फिल होती हैं, जैसे मरकरी
और नोबल गैसेज हो गई हमारी आर्गन, नियोन, जियोन एंड क्रिप्टन। ठीक है। 51 क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, इन कंपैरिजन टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब अ फ्लोरेसेंट ट्यूब इज प्रीफर्ड। इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों करते हैं, क्योंकि इट इज ग्रेटर एक्सटर्नल आउटर सरफेस टू रेडिएट एमिट द लाइट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन ऑन इट। भाई होता है तो इन द ट्यूब इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। भाई ऑलमोस्ट क्या होता है, तो इसमें डी नन ऑफ दी, इसमें कुछ भी सही नहीं है, सारे क्वेश्चंस गलत है। सॉल्यूशन पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इन कंपैरिजन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्लोरेसेंट ट्यूब CFL होती है। ट्यूब्स ट्रांसफर मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है। अ बल्ब ऑफ 100 वोट कन्वर्ट्स ओनली 5% इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जो CFL होती है वो अप्रोक्स 22% कन्वर्ट कर सकती है एनर्जी इनटू लाइट। थस नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 हाउ डज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन ट्यूब। जो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑसिलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से कि व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है हमारे ट्यूब में। इसमें कॉपर वायर का कोई यूज नहीं है, हीटिंग ऑफ फिलामेंट का भी कोई यूज नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ एटम से ही व्हाइट लाइट का कुछ नहीं है। बाय ऑसिलेशन होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स के, जिसकी वजह से कि व्हाइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 53 विच इज द गैस इनसाइड। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस होती है वो कौन सी होती है, अभी तो हमने यहाँ पढ़ी थी। ठीक है। एयर नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। तो इसमें जो वो होती है, जो गैस होती है वो ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन आर्गोन गैस फिल्ड करते हैं, कभी कभी नाइट्रोजन भी फिल कर देते हैं, फिल्ड इन दी बल्ब इंस्टेड ऑफ वैक्यूम। ठीक है। पढ़ देते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज एडिसन ने इन्वेंट करा था। एंड आ कोइल फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल जो होता है, जिसका कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसे फिट करते हैं टू प्रिवेंट मेटल ऑक्साइड। ठीक है। और नाइट्रोजन आर्गन गैसेज जो होती हैं उन्हें इसमें फिल करते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर फिटेड विद अ चोक। द चोक कोइल स्टेप्स अप द लाइन वोल्टेज। जो चोक कोइल होती है उसमें लगी हुई, वो जो लाइन वोल्टेज है उन्हें स्टेप्स अप कर देती है, जो कि हेल्प करती है हमारी CFL को ब्राइटर और अच्छे से जलने में। क्वेश्चन नंबर 55 विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक सेकंड ये कहाँ आ गए हम। तो ये जो क्या है हमारा स्टेप अप लाइन वोल्टेज होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। स्टार्टर इन ट्यूब लाइट्स इंक्रीजेज द करंट एंड सेंड इट टू द चोक। चोक कोइल स्टेप्स अप द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिटेड करंट एंड सेंड इट बैक टू ट्यूब लाइट रिजल्टिंग ट्यूब लाइट टू ग्लो। ठीक है। आफ्टर दिस वर्क ऑफ स्टार्टर gets finished and choke is used to step up and step down the voltage, thus prevent tube light from any damage। वैसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं ट्यूब लाइट का, कभी 2000 पूछा गया था, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो नहीं पे पूछते हैं। जैसे ये पूछा है PCS 2021 में पूछा गया है क्या, विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा हुआ है। ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई कैसे हो सकता है, एक ही चीज या तो स्केलर हो सकती है या फिर वेक्टर हो सकता है, तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है। कोई बोट लगा का है तो बेवकूफ है, नाइदर 1 नाइदर 2 लगा है वो भी बेवकूफ है। एलिमिनेट कर चुका आप 1 या 2 में से आया, जो इसका सही आंसर है वो है हमारा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 56 इफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग through a wire is increased twice then electric power will increase 4 times। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है भाई, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। फॉर्मूला देखते हैं। पावर होता है इक्वल टू V इंटू आई, जहाँ पर V हमारा वोल्टेज डिनोट करता है जो, और I डिनोट करता है हमारा करंट, जिसकी वजह से दोनों वोल्टेज और करंट जो वो इंक्रीज होते हैं 2 से। तो 2 टाइम्स I इंक्रीज होगा, 2 टाइम V इंक्रीज होगा, तो आंसर क्या आएगा 4VI, जिसकी वो क्या हो इक्वल टू क्या आएगा 4P। तो 4 टाइम पावर क्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 वायर्स हैव देयर लेंथ्स, डायमीटर एंड रेजिस्टिविटीज ऑल इन द रेशियो 1:2। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द थिनर वायर इज 10 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर, अगर इनर वायर की जो है थिनर वायर की वो 10 ओम है तो दूसरी क्या होगी, तो इसका आंसर होगा उसकी भी 10 ओम ही होगी। कैसे, ये देखिए फॉर्मूला दिया हुआ भाई, बहुत लंबा फॉर्मूला। क्वेश्चन कब पूछा था ये, IAS पीडी में पूछा, UPPCS से नहीं पूछा है। जो IAS की तैयारी कर रहे हैं भाई
वो लो इस फॉर्मूले को पढ़ लेना, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा भी तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे पढ़ाने में। वैसे सीधा फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू 1/P। ठीक है, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस का। ये इन्होंने P जो है 1 नहीं है, ये 1 इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा L इज द लेंथ एंड द A इज द एरिया ऑफ द वायर। तो फॉर्मूले लग के निकालेंगे तो दोनों का 10 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ द सेम साइज आर चार्ज्ड टू V volts each. If n such drop coalesces to form a single large drop, its potential will be। बहुत सारी स्मॉल ड्रॉप थी सेम साइज की जो चार्ज होती हैं V वोल्टेज, तो अगर सारी ड्रॉप्स को हम एक जगह मिला के एक सिंगल लार्ज ड्रॉप बना दें तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? उसका पोटेंशियल होगा n की पावर 2/3 इंटू V। भाई ये थोड़ा डीप है, जिसे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे वही कर पाएगा। सॉल्यूशन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है, पर मत छोड़ो, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो। ये रहेगा का सॉल्यूशन, पढ़ते हैं। लेट द चार्ज ऑन एवरी स्मॉल ड्रॉप, चार्ज ऑफ क्यू मान लो, जो रेडियस है एवरी स्मॉल ड्रॉप का वो r है। चार्ज ऑन द लार्ज ड्रॉप बड़ा Q एंड इज इक्वल टू NQ। रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉप मे बी r। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लार्ज ड्रॉप। देखो अगर छोटी छोटी बूंदों को मिलाओगे तो उनका जितना ड्रॉप होगा बड़ी बूंद का भी तो उतना ही होगा, वॉल्यूम कहीं से बढ़िया घट थोड़ी जाएगा। जब सारी चीजें सेम है तो सेम ही तो होगा, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे। n इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो यार देखो इसमें जो जो सेम है वो कट जाएगा, पाई आर 4/3 पाई एंड 4/3 पाई तो कट जाएगा, और जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो हमारा n की पावर हो जाएगी हमारा 1/3 इंटू r। यहाँ पे r क्यूब है ना, तो r का क्यूब जब इधर जाएगा तो अंडर रूट में क्यूब हो जाएगा, v की पावर 1/3 इंटू r। ठीक है, फिर उसके बाद v डैश हमारा जो हमने नया निकाला, v जो हमारा पुराना वाला था, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा v इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू v। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे असर्शन, और ये दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ते हैं क्या है असर्शन। ट्रांसफॉर्मर इज यूजफुल स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन दी वोल्ट। नहीं भाई, ट्रांसफॉर्मर हमेशा स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के लिए यूज नहीं होता, खाली स्टेप अप के लिए यूज करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर को। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस यूज्ड इन डीसी सर्किट्स। हाँ, ये डीसी सर्किट्स में यूज होता है, रीजन हमारा सही है, बट जो असर्शन दिया हुआ है वो हमारा फॉल्स है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सॉल्यूशन देख लो। एक्सप्लेनेशन में क्या है? अ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू और मोर इंटरकनेक्टिंग सर्किट्स थ्रू इलेक्ट्रिक इंडक्शन। It converts the high voltage to low voltage and low voltage to high and transmit it. Transformers can only function with alternating current AC, not with DC current. ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर करते हैं टू और मोर इंटरकनेक्टेड सर्किट में थ्रू इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और ये कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पे एंड लो वोल्टेज को हाई वोल्ट में ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कैन ओनली फंक्शन विद अल्टरनेटिंग करंट्स। ट्रांसफॉर्मर इज यूज फॉर टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन AC वोल्टेज। AC वोल्टेज के लिए यूज होता है, यूज फॉर स्टेपिंग एंड स्टेप डाउन वोल्टेज। ये कुछ गलत नहीं है, ट्रांसफॉर्मर इज यूज फॉर स्टेपिंग अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज। हाँ यार, यही तो काम होता है ट्रांसफॉर्मर का, स्टेप और स्टेप डाउन। अच्छा, AC वोल्टेज लिखा हुआ है इसमें, DC सर्किट लिखा हुआ है, कुछ कंफ्यूजन है भाई, इसे एक बार पढ़ देना अलग से। द ट्रांसफॉर्मर यूज टू स्टेप एंड स्टेप डाउन दी अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, तो अल्टरनेटिंग करंट हो रहा है उसके लिए होता है, वो शायद DC के उसमें उसने लेके गया जिसकी वजह से कि वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पस फॉर विच आर ट्रांसफॉर्मर इज यूज। जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए AC वोल्टेज के लिए। अ मोबाइल फोन चार्जर इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब मोबाइल फोन का चार्जर वो स्टेप डाउन फॉर्मर, क्योंकि उसमें 220 वोल्ट का करंट आता है जो कि उसे 9 और 10 एम्पियर का होता है। ठीक है, एज वी कनेक्टेड चार्जर 220 वोल्ट AC स्विच बोर्ड, फर्स्ट जॉब ऑफ चार्जर इज टू स्टेप डाउन वोल्टेज 20 वोल्ट, तो इसे 9 वोल्ट और 10 वोल्ट पे वो ट्रांसफर कर देता है नीचे,
एंड द स्टेप ऑफ ट्रांसफर यूज टू मोबाइल, जिसकी वजह से फ़ोन मोबाइल हमारा चार्ज होता है। 63 क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, सम पेयर ऑफ डिवाइसेस एंड एसोसिएटेड एनर्जी चेंजेस आर गिवन बिलो। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, हमारा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर ली। डीजल इंजन लाइट टू इलेक्ट्रिकल, गलत है भाई। सोलर एनर्जी केमिकल टू मैकेनिकल, ये भी गलत है भाई। सोलर से केमिकल को मैकेनिकल की नहीं, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर करता है, ठीक है। लाइट टू इलेक्ट्रिकल नहीं, डीजल इंजन भी मैकेनिकल को करता है केमिकल के थ्रू, ठीक है। तो ये रिवर्स में दिया हुआ है, 3 का 4 में दिया हुआ है, 4 का 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 में खाली 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड अ डीसी जनरेटर। एसी और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है, एसी जनरेटर जो होते हैं उन पे स्लिप रिंग्स होती हैं, जबकि डीसी जनरेटर पे एक कम्यूटेटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, अल्टरनेट करंट इज नॉट प्रोफेबल टू चार्ज स्टोरेज। जो हमारी स्टोरेज बैटरीज होती है, इन्वर्टर की जो बैटरीज होती है, उसमें हम एसी करंट यूज नहीं करते, उसमें हम डीसी करंट का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट। जो डिवाइस हम अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं वो होता है हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यूज करते हैं हम अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, अल्टरनेटिव करंट इन कन्वर्टिंग इनटू डायरेक्ट करंट। अभी हम लोग पढ़ा था रेक्टिफायर के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं किसको, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैलकुलेटेड द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इंडिया वर्क्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं, नहीं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी ज़्यादा होती है। जो हमारा एसर्शन है वो हमारा सही है, जो ए लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट कंपनी जो होती है वो किलोवाट आवर में करती है, पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, जो कि फिक्स्ड है हमारी कंट्री में फॉर नॉर्मल ऑपरेशन, फॉर हाई जो कि पावर ग्रिड्स के लिए, ठीक है। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ डिग्री 0.5 हर्ट्ज इज एक्सेप्टेबल। तो जहाँ पर जो इंक्रीज होगा 0.5 हर्ट्ज का, वो डिक्रीज होगा वो एक्सेप्टेबल। बट इफ़ इट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज मोर देन लिमिट, अगर लिमिट से इससे इंक्रीज होता है या फिर ज़्यादा डिक्रीज होता है तो हमारा जो ग्रिड है ना वो फेल्ड हो जाएगा। तो इंडिया में जो इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कैलकुलेटेड द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट यूनिट्स, तो किलोवाट यूनिट्स में करते हैं, और जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 50 हर्ट्ज की। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द कंजम्पशन ऑफ पावर इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन 1 टेलीविजन, फैन, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली, ठीक है। मतलब इसमें ये बताना है कि सबसे कम पावर कौन यूज़ करता है और सबसे ज़्यादा कौन पावर यूज़ करता है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, फैन सबसे कम करता है, उसके बाद आपका टेलीविज़न, फिर इलेक्ट्रिक प्रेस और फिर इलेक्ट्रिक केतली, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। ये तो हम पावर कंजम्पशन अपने आप एक उससे भी निकाल सकते हैं यार, कि कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं क्या दिया हुआ है, क्या पता कुछ अलग हो। एक्सप्लेनेशन में, मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सेट a power rating for every equipment which shows the maximum power that can be consumed by specific device. According to the question, the ascending order or increasing order of the electronic items by their power rating are fan, television, electronic press and electronic kettle, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसके अंदर एक कोर है जो कि रोटेट करती रहती है सर्कल में, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसकी वजह से जो है करंट जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं, करंट, ठीक है। जिसकी वजह करंट जनरेट होता है, और एक करंट के सेंटर में जब ये सेंटर में ऐसे घूमती रहेगी हमारी
जो इसमें कोर है, जो एक इनसाइड एक कोर है, एक आयरन ओर की बहुत है डेंस कोर है, जिसकी वजह से कि एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है अर्थ पे इस शेप में, ये करके, ठीक है। ये इस तरीके से एक अर्थ के साइड में क्या मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये किस रीजन से होता है, रीजन इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए, करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है उसमें सोर्स कहाँ होता है, सोलर पैनल्स यूज करते हैं हम, सोलर सेल, जिसकी वजह से कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 72 में एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन क्या है, स्पेस बेस्ड सोलर पावर इट इज सजेस्टेड टू बी मेड अ नेशनल गोल। ओके, सप्लाई ऑफ स्टेट बेस्ड सोलर पावर इन 99% अनइंटरप्टेड थ्रू आउट द ईयर बिसाइड द एनरोनमेंटी ऑफ एनर्जी अवेलेबिलिटी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज, अच्छा ठीक है, दोनों में क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जो स्पेस बेस्ड, ओ अच्छा स्पेस बेस्ड की बात कर रहे हैं, तो स्पेस में तो भाई क्लाउड्स होते ही नहीं है, एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, तो वहां से जो पावर है वो अनइंटरप्ट आती रहती है, ठीक है। तो वो पावर कभी रुकती नहीं है। एक बार इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सोलर स्पेस सोलर पावर इज अ सिस्टम फॉर द कलेक्शन ऑफ सोलर पावर इन स्पेस। अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर एक्सोस्फेयर में जहाँ हमारी सैटेलाइट होती है, वहाँ पे सोलर की रेडिएशंस को लेंगे, वहाँ से कलेक्ट करेंगे सोलर पावर को, ठीक है। तो ये डिफर होगा करंट सोलर कलेक्शन मेथड इन सच अ वे दैट मीन्स यूज टू कलेक्ट एनर्जी वुड राइज ऑन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इंस्टेड ऑफ अर्थ सर्फेस। तो हम अर्थ सरफेस पर ना लेके ये जो एनर्जी है वो हम सैटेलाइट के थ्रू लेंगे, ठीक है। द पावर इज देन ट्रांसमिटेड विया, जो पावर होगी फिर वो अर्थ पर कैसे आएगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2.5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज ऑफ सोलर पावर प्रोडक्शन कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। Photovoltaics is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes sun rays to generate heat, which is further used in electric generation processes. इसका आंसर क्या दिया हुआ है हमारा, ए जो है हमारा आंसर सही है। फोटोवोल्टिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, डायरेक्ट कन्वर्ट करती है लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि जो सोलर थर्मल एनर्जी है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूटिलाइज करती है, जो सन की रेज होती है उन्हें यूटिलाइज करती है हीट जनरेट करने के लिए, जो कि जिस हीट के हम आगे प्रोसेस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। फोटोवोल्टिक जनरेट्स अल्टरनेटिव करंट, नहीं ये रिवर्स है, गलत है। फोटोवोल्टिक फोर्ट हमारे डीसी जनरेट करते हैं, ठीक है। इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फोटो, नहीं ये गलत भाई, इंडिया के अंदर बेस है। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, फोटोवोल्टिक रेफर्स टू अ टेक्नोलॉजी विच कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सेमीकंडक्टिंग मटेरियल दैट एग्जिबिट फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ठीक है। जो फोटोवोल्टिक है वो रेफर करते हैं एक टेक्नोलॉजी के लिए जो कन्वर्ट कर देती है लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स को यूज करके, ठीक है। सोलर सेल प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ये सनलाइट से डायरेक्ट करंट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ऑन दी अदर हैंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी बाय एब्जॉर्बिंग इट विच कैन बी फर्दर यूज फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन। देखो अब ना यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट्स आ गए, समझाता हूँ। एक आ गया आपका फोटोवोल्टिक्स, दूसरा आ गया हमारा सोलर सेल, और तीसरा आ गया हमारा सोलर थर्मल। देखो फोटोवोल्टिक क्या है, इसके ऊपर लाइट पड़े, किसी भी चीज की लाइट हो, कैसी हो, उस लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर सेल क्या होते हैं, डायरेक्ट सन की जो सनलाइट आती है वो आती है और उससे वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बट सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये क्या है, सोलर की जो एनर्जी आएगी उससे ये हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो उससे हीटिंग होगी, और फिर जो वो हीटिंग होगी उस हीट को हम कुछ प्रोसेस करके किसी चीज में फिर उसको इलेक्ट्रिक जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग होगी। फोटोवोल्टिक जो वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो लाइट का यूज करता है, सोलर सेल जो डायरेक्ट सन की जो रेज होती है उनका यूज करके वो यूज करता है, और जो सोलर थर्मल है वो सन की रेज को यूज करके उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो हीट है वो हीट से एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद वो फर्दर उसमें प्रोसेस यूज होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। ये 2013 का कोई इन्होंने वो दिया हुआ है, छोड़ो उसे, कुछ नहीं है वो, दोबारा पढ़ देना क्योंकि अपडेटेड आपको करंट में पढ़ना पड़ेगा,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप नॉट फॉर, क्यों भाई, जब सरफेस पंप रन होते हैं समरसेबल पंप यूज नहीं हो सकते, पहला गलत है। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स नॉट दी वंस विद पिस्टन, ये भी गलत है भाई, दोनों के दोनों हमारे गलत है, ना वन सही है ना सेकंड सही है। देखो इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सोलर पावर्ड पंप्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फोटोवोल्टिक पैनल्स और द रेडिएटेड thermal energy available from collected sunlight as opposed to grid electricity or diesel run water pumps. Solar power can be used for running surface pump as well as submersible pump, दोनों के लिए यूज होते हैं। Solar power submersible pumps support variety applications like field irrigation or supply portable water while drawing water from underground water sources like borewell or submersible pumps. Some solar submersible pumps use the same centrifugal mechanism as a surface pump, while others use a positive displacement mechanism. A solar powered reciprocating pump is class of positive displacement pump with piston, which is used for various purposes such as car washing, irrigation, color spraying, large fountain garden water pump. From the above explanation it is clear that both are given statement as incorrect। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे इनकरेक्ट है। समझ नहीं आ रहा है, एक बार वो पैराग्राफ पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 75 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में क्या यूज होता है, हमारा सिलिकॉन यूज होता है। फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल क्या होते हैं बताओ, हमारे सोलर सेल्स होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल इज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। तो ये वाला हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा अब कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को भी हम स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं अभी इसमें कितने क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1 कहता है विच एलिमेंट इज बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे बेस्ट कंडक्टर है हमारा सिल्वर, उससे भी बेस्ट होता है हमारा गोल्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखा सिल्वर, सिल्वर अच्छा गोल्ड से भी ज्यादा होता है क्या सिल्वर। चलो पढ़ते हैं एक बार। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इज मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज मटेरियल कैन कैरी। द मोस्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एलिमेंट इज सिल्वर फॉलोड बाय कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ठीक है भाई, मेरे को लगा था पहले वो होता है गोल्ड होता है, पर चलो अपडेट होगी नॉलेज, सिल्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आंसर इज सिल्वर, तो सिल्वर लगाना है। Copper rods are generally preferred to iron rods for making lightning conductors. Copper rod is better conductor of electricity than iron and it is not easily oxidized than atom। भाई ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कंडक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा होती है, ये पढ़ा था ही। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन एल्यूमिनियम एंड आयरन, तो इसलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं और इसमें रस्टिंग भी नहीं होती है, ऑक्सीडाइजेशन भी इसका नहीं होता है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 द करेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर्स इज। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो जीरो परमेबिलिटी होती है उनके अंदर। अब परमेबिलिटी क्या होती है देखो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म परमेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इटसेल्फ और वी कैन से दैट इट इज द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट मटेरियल ऑब्टेन्स इन रिस्पॉन्स to an applied magnetic field. It is represented by Greek letter U, mu. The permeability and electrical resistance of superconductor is zero. जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनकी परमेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होती है। परमेबिलिटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो डिस्क्राइब करती है एक मटेरियल को कि उसमें कितनी सपोर्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। तो जीरो परमेबिलिटी होती है सुपर कंडक्टर्स में और जीरो रेजिस्टेंस भी होता है सुपर कंडक्टर्स में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हमारा, एट विच टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी कैन बी ऑफ ट्रीमेंडियस इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेविंग बिलियंस ऑफ रुपीज। कौन सी सुपर कंडक्टिविटी जो हमारे बिलियंस ऑफ रुपीज सेव कर सकती है वो है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर पर हमको सुपर कंडक्टिविटी मिल जाती है तो हम बिलियंस ऑफ रुपीज अपने सेव कर सकते हैं। आंसर explanation, if we could achieve superconductivity at room temperature then we can save millions of rupees through electric transmission without any power loss। देखिए हमारे घर तक जो पावर आती है वो कहाँ आती है, ये मान लो कोई पावर स्टेशन है, ठीक है,
पावर स्टेशन से हमारे यहाँ पावर कहाँ आती है, ये आती है ऐसे, ठीक है। ये हमारे यहाँ बीच बीच में कुछ छोटे छोटे स्टेशन बने हुए हैं, फिर खंबे लगे हुए हैं, पोल्स के थ्रू आती है, ये वायर्स आते हैं हमारे घर में और हमारे हाउस में क्या है, पावर आ जाती है, ठीक है। बट जो पावर आ रही है वो लॉस होती है बीच में, ये जो ना ये इसमें क्या है, ये इसमें हमारी पावर लॉस होती है बीच में, पूरी पावर नहीं आती। तो इस लॉस को हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास सुपर कंडक्टर्स होंगे, सुपर कंडक्टर्स अभी हमने पढ़ा है, सुपर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके पास जीरो रेजिस्टेंस होता है और जीरो पावर लॉस होगा। बट लेकिन एक कंडीशन होती है कि कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर जब बनता है या जब वो ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जब हम उसे लेके जाते हैं, जब वो सुपर कंडक्टर बनता है या फिर वेरी लो टेम्परेचर पे कुछ सुपर कंडक्टर्स बनते हैं, तो अगर हम उन्हें एक रूम टेम्परेचर पर अगर हम उन्हें अचीव कर लेते हैं तो रूम टेम्परेचर पर अचीव होने के बाद जो सुपर कंडक्टर बिलियंस ऑफ रुपीज बचा सकते हैं, जो कि पावर जो कंजप्शन है वो हमारी लॉस हो जाती है ट्रांसमिशन में, ठीक है। दी हाईएस्ट टेम्परेचर अटेंड बाय सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर जो है एक हाईएस्ट टेम्परेचर कितना अटेंड कर सकता है, तो इसका कोई आंसर दिया हुआ नहीं है, पढ़ते हैं क्या है भाई, इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने। व्हेन सुपर कंडक्टिव वो डिस्कवर 1911 में जो है हमारी सुपर कंडक्टिव जो थी वो डिस्कवर हुई थी, जो कि टेम्परेचर था एब्सोल्यूट -273 डिग्री पे। बट उसके बाद से जब से हम रिसर्च करें, स्टडी अनकवर करें, मटेरियल बहुत सारे और मटेरियल्स मिले हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर एक हाई टेम्परेचर पे हमें मटेरियल्स मिल चुके हैं। तो इन रिसेंट ईयर साइंटिस्ट हैव एक्सेलरेटेड द प्रोग्रेस ऑफ फोकसिंग ऑन हाइड्रोजन रिच मटेरियल्स एट हाई टेम्परेचर। जो साइंटिस्ट है वो हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन रिच जो मटेरियल्स है उन्हें यूज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं क्या, एक सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। तो 2019 में जो है एक डिस्कवर कराता है एक लैंथेनियम हाइड्राइड, ठीक है, LaS10 इसका फॉर्मूला होता है, जो कि सुपर कंडक्टर बन गया था अराउंड 250 से 260 केल्विन पे अंडर अ प्रेशर ऑफ 170 गीगा पास्कल। जब उस पर 170 गीगा पास्कल का प्रेशर लगाया गया तो ये जो था लैंथियम हाइड्राइड एक सुपर कंडक्टर बन गया, जो कि टेम्परेचर कितना था 250 टू 260 केल्विन। बट वहीं अगर हम 2020 में आते हैं एक साल बाद, तो लगभग नियर रूम टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेल्सियस पर 288 केल्विन पे जो था हमने एक हाइड्रोजन कार्बन बनाया था और सल्फर के अंडर उसे प्रेशर रखा था अराउंड 270 गीगा पास्कल्स के प्रेशर पर। अगर हम उसे करते हैं तो डिस्क्राइब इन अ पेपर रिसर्च, जो एक पेपर रिसर्च थी मैगजीन में, उसमें नेचर मैगजीन में उसमें करा था। तो देयर इज करेंटली द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी मटेरियल हैज शोन कंडक्टिविटी। तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है कंडक्टिविटी का जो शो कर सकता है वो है हमारा कितना, 288। ये क्वेश्चन 2013 का है, तो हो सकता है उस वक्त डिस्कवर ना कराओ, बट आज के टाइम में जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा 288 केल्विन, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है सुपर कंडक्टिविटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द न्यूली डिस्कवर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आर क्रेमिक ऑक्साइड। ये 2006 और 200 का उस टाइम पे था क्रेमिक ऑक्साइड, बट इस टाइम कौन सा है हमारा, अब हमारा लिथियम हाइड्राइड, ठीक है, और एक होता फ्रॉम हाइड्रोजन कार्बन सल्फर, इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है इस वाले का, तो क्या है लिथियम हाइड्राइड। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका था 135 के था, वो पूछा था ना ऊपर, जो कि बिटवीन 94 के 135 केल्विन पे उसने अचीव कर लिया। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो उसी के लिए था, क्योंकि 2013 में पूछा था वो। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर एट 0 केल्विन इज 0। 0 केल्विन पे जो कंडक्टिविटी होगी सेमी कंडक्टर की वो 0 होगी। क्या है, द मटेरियल ग्रेनियम जर्मेनियम सिलिकॉन जो होता है, एक मटेरियल जर्मेनियम सिलिकॉन, जिसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना वो वेरी करती है कंडक्टर्स और डाई इलेक्ट्रिक्स कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर और डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं जो सेमी कंडक्टर होते हैं। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो जाता है उसका, किस पे, सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक होता है मतलब कि कंडक्टिविटी उसकी 0 हो जाती है, क्या, 0 टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर ऑन हीटिंग। जब हीट करते हैं तो रेजिस्टेंस होता है जो सेमीकंडक्टर का वो डिक्रीज हो जाता है। ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, अभी पढ़ा था हमने। क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं अपने 12 पे, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से कि जो हमारी सेमीकंडक्टर है उसमें कंडक्शन टेक प्लेस हम कर सकते हैं। आंसर एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर द करंट कंडक्शन टेक प्लेस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ सम कोवेलेंट bonds by thermal energy. At the same time, holes are created in the covalent bonds.
under the influence of electric field. Conduction take place by these free electrons and holes. The conducting property of a semiconductor can be increased by adding small amount of suitable impurities to it. ठीक है कि एक सुटेबल इम्प्योरिटीज भी हम इसमें ऐड करके सुपर कंडक्टिविटी क्या है हम वो क्या अचीव कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज है उसे भी हम अचीव कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या बोलता है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा जीरो पे वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लेके जाते हैं जीरो पे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है, द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर एट अ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो। ठीक है, एंड दे बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगते हैं। एट दिस टेम्परेचर देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी बिकम्स इनफाइनाइट, जिसपे कि इनकी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। तो इनमें से कौन सा मेटल जो वो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर के लिए यूज करते हैं, वो होता है हमारा जर्मेनियम, जो कि हमने पहले भी एक एग्जांपल में पढ़ा था, ऊपर ये रहा ना मेटेरियल जर्मेनियम सिलिकॉन पढ़ा था हमने, तो वो ये भी सेम है। BPS 2000 में पूछा गया था और ये वाला राजस्थान PCS में कब पूछा गया था, 1919 एंड 2000 में सेम ही था। ठीक है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर दी मेन एलिमेंट, जर्मेनियम सिलिकॉन जो है वो मेन एलिमेंट है जो कि यूज करते हैं एक सेमीकंडक्टर के लिए एक ट्रांजिस्टर में। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो है वो लाई करती है बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, जो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि दी मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए सबसे कॉमन मटेरियल हम यूज करते हैं वो करते हैं हम सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, जर्मेनियम। अभी हमने पढ़ा जर्मेनियम एंड सिलिकॉन दो इंपॉर्टेंट कंडक्टर्स है हमारे एक ट्रांजिस्टर को मेड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे, एक तो हमारा सिलिकॉन होगा, एक होगा हमारा जर्मेनियम, हमने अभी पढ़ा था UP PCS 2005 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर, क्या है सेमीकंडक्टर, क्या जर्मेनियम सिलिकॉन, हमने दो पढ़े थे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन को दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ सेमीकंडक्टर, तो सिलिकॉन आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टोटली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ बर्न्ड कोल, झामा एक बर्न्ड कोल है, उसे एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया बिकॉज इट कंटेन्स रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मेटल एलिमेंट्स विच इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भाई एलिमेंट कौन सा होगा, वो जर्मेनियम ही होगा, IAS 1993 में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, अब हमारे जो अगला जो चैप्टर है वो है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, और हम अपनी अगली क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बाद जो हमारे कंप्यूटर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे और हम फिजिक्स को खत्म कर देंगे बहुत जल्दी। क्या अपने 1 या 2 पार्ट में फिजिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। चलो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है ये अभी थोड़ा बड़ा है। देखते हैं कितने क्वेश्चन है न्यूक्लियर वाले चैप्टर में, 67 70 आई थिंक 100 प्लस क्वेश्चन जाने चाहिए इसमें। इसमें कितने हमारे 86 है, और फिर जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, इसमें हमारे 300 प्लस क्वेश्चंस है। तो हम अगली वीडियो में 300 क्वेश्चंस करेंगे इस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और 86 करेंगे हम इसके, तो अप्रोक्स 400 क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा 2-3 छोटे चैप्टर्स होंगे, एक हमारा स्पेस का होगा और एक हमारा डिफेंस का होगा, तो वो मिला के लगभग 300-400 क्वेश्चन बैठेंगे। तो अगली 2 वीडियोज में ये भी हमारे कवर हो जाएंगे।